हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एब्रार क्लासेस। ये हमारे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम आज ये स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जैसे हमारा पिछला पार्ट था जो कि बहुत ही इजी था डील करने में, ये भी इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है वेयर माय कर्सर, हियर इट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है कि स्टेट ऑफ मैटर हमारे 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड वही सारी चीज़ें हमें फिर से पढ़नी है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, मतलब कौन सा, किसका वॉल्यूम फिक्स होता है, किसका शेप फिक्स होता है, किसका शेप फिक्स नहीं होता है, और कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशन में ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जैसे सॉलिड है तो उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स, एंड जो लिक्विड है उसमें थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, एंड गैस में उसका पैकिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा लूज होता है। उसमें जो पार्टिकल के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं उसमें। इसीलिए गैस है जैसे एयर, वो फ्रीली मूव करती है। यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें ये बताया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर में कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारे मैटर हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर ही हैं। हमने कल पढ़ा था पहले से ही। तो इसमें है कि जितने जो मैटर है हमारे अराउंड, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इनके डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं ये। ओके, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। इसमें ये बताया गया है कि हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं उनके 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है वो। ओके, फिर कह रहा है कि ये जो स्टेट है, किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो क्यों है, ये 3 डिफरेंट स्टेट क्यों फॉर्म हुए। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई स्टेट ना होता, वो एक सिंपल बस मैटर होता। ऐसा इसलिए है कि जब हमने इसके बारे में थोड़ा स्टडी करा तो हमने पाया कि जो मैटर हैं, किस किसी मैटर में तो क्या है, जो आपका पार्टिकल है वो काफ़ी पास है, किसी में थोड़ा दूर है और किसी में काफ़ी दूर है। इसी वजह से इन्हीं पार्टिकल के वेरिएशन से हमें पता चला कि इसके 3 स्टेट हैं, मैटर के 3 स्टेट हैं। हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं वो इनमें जो करेक्टरिस्टिक है उनका वो डिफरेंट है, और वो 3 तरीके से है। उसका जो वेरिएशन है वो 3 स्टेट में है, कहीं बहुत पास है, कहीं काफ़ी दूर है, कहीं थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे यही बात बताई गई है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इसे, कि ये कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये स्टेट के बारे में हमें कैसे पता चला। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें स्टेट के बारे में ऐसे पता चला कि जो भी मैटर था हमारा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या था, वेरिएशन था, सेम नहीं था। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हमें आगे इन्हीं मैटर का जो स्टेट है उसको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला हमें क्या बताया गया, सॉलिड स्टेट के बारे में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए ये हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इसमें सबसे पहले इन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है। इन्होंने क्या करा है कि कुछ सॉलिड चीज़ें ले ली हैं, जैसे पेन है, बुक है, नीडल है एंड एक वुड का स्टिक ले लिया है। इन्होंने क्या करा है, कह रहा है कि अपना एक नोटबुक लीजिए। मान लीजिए आपका नोटबुक है, ये आपका एक नोटबुक है, सॉरी फॉर माई पुअर ड्राइंग। ओके, ये आपका नोटबुक है। कह रहा है ये जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, मान लीजिए आपने एक पेन लिया है और एक बुक लिया है एंड आपने एक नीडल ली है एंड आपने एक पीस ऑफ वुड लिया है। इन सब चीज़ों को अपने नोटबुक पे रखिए और इनके चारों तरफ पेंसिल से इनके शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जैसे हम कोई भी चीज़ रख के पेंसिल चला के उसके शेप को कॉपी करते हैं, एकदम वही प्रोसेस है यहाँ पे।
इनको चारों तरफ पेंसिल से चला के इनके शेप को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें आपने ली थी क्या उसका शेप डेफिनिट है, ये बताइए। आप आंसर कीजिए। और क्या उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं, और उनका वॉल्यूम कैसा है, फिक्स है या नहीं। ओके, फिर कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड। कह रहा है क्या होगा अगर हम उस पर हैमर का यूज़ करें, या फिर उसे खींचें या फिर उसे गिरा दें, क्या इम्पैक्ट होगा उस पर। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर। कह रहा है कि ये जो चीज़ें आपने ली हैं क्या वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रही हैं। जैसे हमने अर्लियर एक एक्सपेरिमेंट करा था, लिक्विड एंड मतलब लिक्विड की जगह वाटर लिया था, एंड सॉलिड में हमने क्या लिया था, सॉल्ट। उन दोनों को जब मिक्स करा था वो आपस में क्या हो गए थे, डिफ्यूज़ हो गए थे, उनका डिफ्यूज़न हो गया था। इसी चीज़ को कहते हैं डिफ्यूज़ होना, मतलब आपस में मिल जाना। ओके, तो ये कह रहा है आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये आपस में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश करो, उसे दबाने की कोशिश करो, उस पर फोर्स अप्लाई करके। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप उसे कंप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। ओके, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, एंड जैसे जैसे आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, जितने भी क्वेश्चन नीचे हैं आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा कि आप कंप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, हैमर उस पर यूज़ करा या पुल करा या ड्रॉप करा तो क्या इम्पैक्ट हुआ, डिफ्यूज़ हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। वैसे आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ, इमेजिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको परफॉर्म करें तभी हम आंसर कर पाएंगे। ओके, अब देखिए कह रहे ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। जितने भी ऊपर आपने लिए हैं, पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। क्योंकि हमने ऊपर अभी हमने ऊपर नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल हमें ये पता है, हमें अपने अर्लियर क्लास से पता है कि सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है एंड उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, एंड उसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें ऊपर दी गई थी। देखिए अब ये हमें यही बताना चाह रहा है, ये एक्टिविटी इसीलिए परफॉर्म कराई है ताकि हमें सॉलिड स्टेट के बारे में अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। कह रहा है वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। कह रहा है कि हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने ली थी उनका एक डेफिनेट शेप था, मतलब उसका शेप नहीं चेंज हो रहा था। एक डेफिनेट शेप होना मतलब यस हम कह सकते हैं हाँ ये इस साइज़ का है, ये इस शेप का है, ये ऐसा दिखता है। ओके, कोई चीज़ स्क्वायर में है तो हम बता सकते हैं, या रेक्टेंगल में हमारी बुक होती है तो उसका एक डेफिनेट शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब उसकी बाउंड्री भी एक फिक्स है। ठीक है, एंड फिक्स वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसलिए इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, नाउ सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में ये खूबी होती है कि इनका जो शेप होता है वो फिक्स रहता है। इनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाएं तो अपने शेप को ये क्या करते हैं, अपने शेप को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड चीज़ में आप एग्जांपल लीजिए वाटर बॉटल का। ओके, ये क्या है, सॉलिड है। इसको अगर आप कंप्रेस करोगे, बहुत फोर्स लगाओगे अगर, तो अगर बहुत ही अच्छी प्लास्टिक होगी तो ये कंप्रेस नहीं होगा। इन केस थोड़ा सा अगर अच्छी प्लास्टिक नहीं है, थोड़ा सा वो कंप्रेस होगा, लेकिन अब जैसे उस एक्सटर्नल फोर्स के हटाओगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। मतलब वो है तो सॉलिड ही, ऐसा तो नहीं है कि हमने उसका शेप चेंज कर दिया, या यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई चीज़ सॉलिड है तो आप अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। इन केस अगर उसने अपना शेप चेंज किया तो वो ओरिजिनल शेप को फिर से रिगेन कर लेगा। ओके, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। कह रहा है सॉलिड जो चीज़ है उसको अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो टूट जाए। ओके, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि उसका जो शेप है वो चेंज किया जाए, इस वजह से वो रिजिड भी कहलाते हैं। अब आप देखो, आपसे अगर कोई पूछे कि सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है, उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं, एंड
वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है और वो रिजिड होते हैं। पॉइंट वाइज कुछ बताना है हमें, जल्दी से रिप्लाई करना है किसी को सॉलिड के बारे में, तो हमें ये 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिड। ओके, अब कह रहा है कि कुछ केसेस दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे ये ABC 3 केस दिया हुआ है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, इन तीनों चीज़ों को आप कंसीडर करिए। देखिए कह रहा है व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, रबर बैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या आप इसको जब स्ट्रेच करोगे तो क्या इसका शेप चेंज होता है या नहीं, आपको पता है। इज इट अ सॉलिड, आप क्या कहते हैं, क्या ये एक सॉलिड है। ओके नेक्स्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, जब हम इसको डिफरेंट शेप के जार में रखते हैं तो ये उसी जार का जो शेप होता है वही शेप ले लेता है। आर दे सॉलिड, आपका क्या ख्याल है, क्या ये सॉलिड हैं। वॉट अबाउट अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज के बारे में आपका क्या ख्याल है। इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई, ये एक सॉलिड है मगर हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं, क्यों। देखिए इसने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। अभी हमने ऊपर क्या बताया है, यहाँ चलते हैं कि सॉलिड है डेफिनेट शेप, जो सॉलिड होता है उसका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, एक रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करते हो तो शेप चेंज होता है, क्या ये एक सॉलिड है, ये पूछा है। देखिए होता क्या है कि जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स हम इस पे लगाते हैं तो ये अपना शेप चेंज करता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और हाँ ये एक सॉलिड है। देखिए लिक्विड में क्या होगा, वो फ्लो करता है, तो रबर बैंड फ्लो तो करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है लिक्विड नहीं है। गैसियस वो एयर, उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वो तो रबर बैंड हमारा गैस भी नहीं है, तो ये सॉलिड ही है। ओके, स्ट्रेच करेंगे शेप चेंज हो जाएगा। वहाँ पे ये ऐसा लगता है हमें कि सॉलिड का तो डेफिनेट शेप होता है, रबर बैंड का तो शेप चेंज हो गया, लेकिन उस एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी था, देखिए अगर आप, हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा रबर बैंड पे फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, फोर्स जब लगाओगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करो, उसको आप उसका शेप मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स ना डालो तो रबर बैंड अपने ही शेप में आ जाएगा। ओके, इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि उसके शेप को चेंज करें। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे, बहुत फोर्स डालोगे तो रबर बैंड टूट जाएगा, लेकिन आप आराम से अगर एक्सटर्नल फोर्स डालो और उसे वापस छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो ये एक सॉलिड है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब देखिए शुगर या सॉल्ट का अगर आप एक पार्टिकल लोगे, एक इंडिविजुअल देखोगे तो उसका एक डेफिनेट शेप होता है, शुगर का भी होता है, सॉल्ट का भी होता है। आप किसी भी जार में देखो तो उसका उसका खुद का शेप नहीं चेंज होता है, इंडिविजुअल शेप जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी उसको, देखिए शुगर एंड सॉल्ट क्या होता है, क्यूब की तरह होता है ना, बहुत सारे क्यूब क्यूब जैसे हैं ये, ऐसे ये शुगर सॉल्ट जो भी आप मान लीजिए हैं, इसको आप किसी भी जार में रखो, एक रेक्टेंगुलर जार में रख दो ये, ठीक है, तो ये मान लीजिए बहुत सारा है तो ये ऐसा शेप लेगा जाके, ऐसा रेक्टेंगुलर वे में ऐसा। बट आप इसके इंडिविजुअल शेप को देखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये तो क्यूब का क्यूब ही है, फिक्स शेप है इसका। ओके, ये जार के अकॉर्डिंग अपना इसका खुद का शेप, क्यूब का शेप रेक्टेंगल नहीं हो रहा है, ये इसका जो शेप है फिक्स है, वो फिक्स है, इसलिए ये एक सॉलिड है। अगर आप किसी इस शेप के जार में रखो तो ये ऐसे ऐसे फिक्स हो जाएगा, बट स्टिल इसका जो शेप है वो क्या है, फिक्स है, सो इट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये सॉलिड है। जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, लेकिन सॉलिड में हमने पढ़ा है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब सॉलिड नहीं है, लेकिन ये भी सॉलिड है। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पॉन्ज होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्पॉन्ज है ऐसा करके, तो इसमें
जो इंटरनल का स्ट्रक्चर होता है इसमें, यहाँ ये एयर फिल होता है इसमें। जब हम इसको स्क्वीज करते हैं तो ये एयर बाहर निकल जाता है और ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ते हैं ये अपना ओरिजिनल शेप क्या करता है, रिगेन कर लेता है, तो इसीलिए ये भी सॉलिड है। ओके, तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट भी एकदम इजी ही है। देखिए हम कहाँ हैं, यहाँ पे हैं लिक्विड स्टेट पे। देखिए इसमें भी यही करना है आपको। इसमें ये इस एक्टिविटी में मैं आपको जल्दी से बता दूं, इसमें 3-4 तरीके का लिक्विड लिया है इन्होंने। वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है एंड कोल्ड ड्रिंक है। इसको एक कंटेनर में इन लोगों ने 50 ml के का मार्क कर लिया है, उसमें अलग अलग इंडिविजुअली ये सब डाल दिया सारा लिक्विड। कह रहा है कि अगर इसमें से जो लिक्विड है, कुछ लिक्विड वो अगर फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें मेज़र 50 ml कोई भी एक लिक्विड मेज़र कीजिए और इसको जो है डिफरेंट कंटेनर में 1 by 1 ट्रांसफ़र कीजिए। तो कह रहा है ऐसा करने पे क्या वॉल्यूम आपका सेम रहता है, और कह रहा है जब ट्रांसफ़र करोगे तो क्या लिक्विड का जो शेप रहता है वो सेम रहता है। व्हेन यू पार द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली। कह रहा है जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो लिक्विड को, तो क्या ये आसानी से फ्लो होता है या नहीं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं लिक्विड के बारे में। अब कोई भी चीज़ समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट इसलिए कर देते हैं ताकि वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक्सपेरिमेंट से यही फ़ायदा होता है। अब देखिए आप खुद सोचिए, कोई भी चीज़ लिक्विड है अगर उसको आप किसी भी कंटेनर में, जिस भी शेप के कंटेनर में रखोगे तो वो उसी का क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, उसका शेप कंटेनर पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन बात ये है कि अगर आपने 5 ml का कोई लिक्विड लिया है तो वो 5 ml का ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। ओके, कंटेनर के शेप के हिसाब से तो अपना शेप बदलेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। आप 5 ml का कोई चीज़ लिया है आपने तो वो 5 ml ही रहेगा, आप चाहे जिस शेप के कंटेनर में उसको ट्रांसफ़र करो। यहाँ में जो बात पता चली वो ये है कि जो हमारा लिक्विड है उसका शेप कैसा है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है। ओके, बट वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड। वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा। 5 ml लिया था तो 5 ml ही रहेगा। मतलब हो सकता है कि आपने ट्रांसफ़र करा तो 1-2 ड्रॉप इधर उधर हो जाए या कंटेनर में कुछ रह जाए, थोड़ा बहुत रह जाए, लेकिन वो नियरली 5 ml ही रहेगा। ओके, तो हाँ ये पता चला लिक्विड के बारे में, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम का क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखिए जैसे ही इनका एक और टेंडेंसी होता है लिक्विड का, फ्लो करते हैं। ये वाटर है, वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। कोई भी चीज़ लिक्विड है वो उसकी एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो फ्लो करने की होती है, रिजिडिटी नहीं होती है, ये रिजिड नहीं होते हैं, इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ओके ओके, कह रहा है कि अगर हम एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 में की बात करें तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि सॉलिड और लिक्विड ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड में। ओके, तो कह रहा है कि जो अब आप देखिए यहाँ पे आगे पैराग्राफ में ये बताया है कि जो गैस होती हैं वो भी लिक्विड में क्या करती हैं, डिज़ोल्व होती हैं। अब कैसे डिज़ोल्व होती हैं आप समझिए इस बात को। जैसे कि आपका पॉन्ड है, ओके, या एक्वाटिक एनिमल्स जहाँ रहते हैं जिस वाटर में, उसका एग्जांपल लीजिए। जहाँ एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वो तो वाटर है, वो आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ज़रूरत है इस वाटर में कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है कि जो एयर होती है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। ओके, तो ये लिक्विड है आपका वाटर, एंड यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस है, वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों बहुत एसेंशियल है, जो इसमें आपके एनिमल्स रहते हैं, फिश वगैरह जो भी रहती हैं उनके लिए बहुत, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। वाटर एक लिक्विड ही तो है, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं। ओके, एयर एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इस जो जितना दूर होगा
वो उतना ही मूवेबल होगा। दूर होना मतलब उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है आपका, वीक है। जो मॉलिक्यूल्स पास होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते हैं। ओके, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एयर में जो गैसेज हैं, एयर खुद एक गैस है, वो उसमें वीक होता है तो वो मूवेबल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एयर से जो गैसेज होती हैं वाटर में जाके मिक्स हो जाती हैं, एक सॉल्यूशन बना लेती हैं, और इसीलिए ये जो इसमें जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि वो जो गैसेज एटमॉस्फेयर से आई इसमें आराम से आके मिक्स हो गई। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड में लिक्विड भी मिक्स होता है, सॉलिड भी मिक्स होता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, एंड गैस भी मिक्स होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या था आपका, ये आपका गैस था। तो हमें ये पता चला कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही डिफ्यूज हो सकती है लिक्विड में। ओके, होप आई एम मेकिंग सेंस। यहाँ पे यही बात एक्सप्लेन की गई है कि ये जो आपकी लिविंग क्रिएचर हैं और जिनको सर्वाइवल के लिए गैस चाहिए वो कैसे मिक्स होती है। यहाँ पे ये सब बात लिख के फिर उन्होंने यहाँ पे समअप करा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये सब डिफ्यूज हो सकता है लिक्विड के अंदर। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लिक्विड का डिफ्यूज़न रेट है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के डिफ्यूज़न से। जाहिर सी बात है, लिक्विड में आप कोई लिक्विड डालोगे तो जल्दी वो आपस में मिल जाएंगे, जल्दी सॉल्यूशन बनाएंगे, जल्दी उनका डिफ्यूज़न हो जाएगा। बट अगर आप लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डालो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लेगा मिक्स होने में, तो उसका जो डिफ्यूज़न होगा वो थोड़ा स्लोअर होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इससे हम ये मतलब समझ सकते हैं कि लिक्विड का डिफ्यूज़न जो है फास्टर है, एंड जो सॉलिड का है वो थोड़ा स्लोअर है। ओके, अब ये कह रहा है कि वही यहाँ पे इसने बात एक्सप्लेन करी है कि ऐसा क्यों है, डिफ्यूज़न लिक्विड का क्यों फास्ट है एंड सॉलिड का क्यों आपका स्लो है। वही जो मैंने पहले बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में फ्रीली मूव करते हैं, उनका स्पेस ज़्यादा होता है एक दूसरे के उसमें, और वही फोर्स भी वीक होता है, यही रीज़न है इसलिए आपके पार्टिकल्स दूर होते हैं। तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, उनका टाइटली पैक्ड होता है। ओके, इसीलिए क्या होता है, जिनका काइनेटिक एनर्जी इनकी हाई होगी उन्हीं का जो डिफ्यूज़न है वो हाई होगा, इसलिए लिक्विड का हाई होता है, सॉलिड का उतना हाई नहीं होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आपका गैसियस स्टेट। देखते हैं इसमें क्या है। ओके, कह रहा है कि आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि एक जो बलून सेलर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ बलून को एक सिंगल सिलेंडर से फिल कर देता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आप उससे जब भी आप उससे मिले तो पूछे कि एक सिलेंडर से वो कितने बलून फिल करता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। आप उससे ये भी पता करो कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो आप जब भी आपको कोई चांस मिले तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से 700 के अराउंड एक नॉर्मल सिलेंडर से बलून्स जो हैं फिल करता है बलून सेलर। एंड उसने फिर पूछा है आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उसके पास जो सिलेंडर में गैस होती है वो होती है हीलियम। ओके, आपका फिर एक एक्टिविटी है, वही मैंने पहले बता रखा है कि एक्टिविटी से या किसी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या होता है कि चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसमें क्या करना है आपको कि 300 ml की सिरिंज लेनी है। ठीक है, और उसके नोज़ल को रबर कॉर्क से जो है बंद कर देना है। ऐसा आपको जो फिगर में दिखाया गया है एकदम ऐसा ही, ये यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ऐसे इसको आप क्लोज कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका, फिर आगे क्या करना है। ठीक है, क्लोज कर दिया। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। ये जो आपका पिस्टन है ना जिससे हम पुश करते हैं, इसको क्या करना है, हर आपके सिरिंज से इसको रिमूव कर दो आप। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक सिरिंज को आप बिल्कुल भी टच मत करो,
दूसरे में क्या करो, वाटर फिल कर दो, और तीसरे में क्या करो, चॉक फिल कर दो। ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब वो जो पिस्टन आपने उसके बाहर निकाल दिया था, उसको वापस से क्या करना है, उसमें इंसर्ट कर दो। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो वैसलीन या फिर कोई ऐसी चीज़ लगा दो ताकि इंसर्टिंग आपकी स्मूथ हो जाए। अब देखिए, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हर सिरिंज में, जैसे आपने एक में चौक लिया था, एक में तो कुछ भी नहीं था, खाली था, तो वहाँ गैस समझ लो आप। एक में आपने चौक लिया था और एक में आपने जो है वो लिया था वाटर। ओके, तो सॉल्ट, लिक्विड, गैस, तीन चीज़ें हो गई आपकी। अब ये क्या कह रहा है कि अब आप ट्राई करो कंप्रेस करने का, जो भी कंटेंट है अंदर पिस्टन से उसको पुश करो। ठीक है। क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, इन विच केस वॉज पिस्टन इजिली पुश्ड इन, किस केस में जो पिस्टन था वो आसानी से, ये जो पिस्टन है वो आसानी से किस केस में अंदर चला गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने ऑब्जर्वेशन से क्या उसका रिजल्ट निकालते हो, क्या समझते हो, क्या सीखते हो। ओके, देखो हमें क्या पता चला इससे। आप खुद इमेजिन करो कि आपने जब जिस सिरिंज में कुछ भी नहीं था उसको आपने कंप्रेस किया होगा तो आसानी से कंप्रेस हो गया होगा। ठीक है। लेकिन जिसमें वाटर था उसमें कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी, जो सिरिंज खाली थी उससे थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी। ठीक है। लेकिन जिसमें चौक का पीस था उसमें और भी ज़्यादा मुश्किल हुई होगी। तो इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो गैस है, जो खाली था उसमें क्या था, गैस था, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, हाई है। हाई है, कंप्रेसिबल है गैस। ठीक है। एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो यहाँ हमें गैस के बारे में एक चीज जो पता चला वो क्या है कि गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। ओके, इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके। कह रहा है जो एलपीजी सिलेंडर होता है जो हमारे घर में आता है जिससे हम खाना बनाते हैं, या जो ऑक्सीजन आपका जाता है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में एक सिलेंडर के अंदर जाता है ऑक्सीजन, उसमें सब में क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस ही होता है। ओके। गैस की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। और इसने बताया कि आपका आपके घर में जो एलपीजी यूज़ हो रहा है सिलेंडर, और जो हॉस्पिटल में सिलेंडर गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर गैस सिलेंडर होता है, वो उसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस ही होता है। ठीक है। और आजकल जो व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है सीएनजी, वो भी, उसका भी फुल फॉर्म ही उसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी कंप्रेस्ड ही होता है गैस। ठीक है। कह रहा है कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है गैस की वो जो है हाई होती है। ठीक है। तो इसीलिए जब कंप्रेसिबिलिटी हाई है, आप कंप्रेस करके कोई चीज़ अंदर कर रहे हो, कोई चीज़, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा लार्ज होगा। ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर। ठीक है। जब आप आसानी से कंप्रेस कर पा रहे हो तो छोटे से ही सिलेंडर में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आप फिल कर सकते हो। ठीक है। और उसी स्मॉल सिलेंडर को आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये आसानी हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि जो गैस का नेचर है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। यहाँ हमें इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है। ओके। अब आप देखो, कह रहा है कि आपके किचन में क्या चीज़ बन रहा है, क्या पक रहा है, ये आपको बहुत दूर से ही पता चल जाता है। विदाउट इवन एंटरिंग देयर, आप वहाँ बिना गए ही बता देते हो कि किचन में क्या बन रहा है। ओके, कैसे, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुँचती है। अब आप ये सोचो कि ये स्मेल आप तक कैसे पहुँची। इसका भी आंसर वही एकदम सेम है, क्योंकि ये जो स्मेल है क्या है, गैस ही तो है। ये हवा में मिक्स होके हमारे पास आ रही है। ओके। ये जब हवा के साथ मिक्स हो रही है, और जो एयर है ये खुद एक गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स में जो है वो, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनके अंदर वीक है। तो इनका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई है। तो वो स्मेल इस एयर के साथ मिक्स होके एक हाई स्पीड में, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंचती है और वो स्मेल हमें पहुंच जाती है। ओके। ये इसलिए ये यही रीज़न है, मतलब इसका, कि स्मेल हमारे पास ऐसे पहुंचती है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो मैंने बताया है वही यहाँ पे, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं।
ये जो मैंने बताया ना अभी कि बहुत जल्दी से मिक्स हो जाते हैं गैस गैस के साथ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैस गैस के साथ इसीलिए आराम से या बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे जो आपका स्मेल था फूड का वो भी गैस था, एयर भी गैस है, और वो दोनों आपस में तेजी से मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या बताया है यहाँ पे, इन द गैसियस स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि हमने जैसे देखा कि जो गैसियस स्टेट होता है इसमें पार्टिकल्स जो है रैंडमली एंड हाई स्पीड में मूव करते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रैंडम मूव किया करते हैं जिस भी कंटेनर में होते हैं उसमें। ठीक है, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पार्टिकल जो है, जो कंटेनर है आपका, मान लीजिए ये कंटेनर है आपका, ठीक है, इसमें गैस है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। इस रैंडम मोशन की वजह से जो कंटेनर है इसके वॉल को ये हिट किया करते हैं। ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इसकी इसी यही रीज़न है कि जो गैस में होता है वो गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कह रहा है कि ये जो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो क्यों है, वो ये जो फोर्स है ना, जो गैस पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे हैं ना कंटेनर पे या फिर वॉल ऑफ कंटेनर पे, इसी वजह से वो गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, यही रीज़न है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये सॉलिड को दिखा, एक प्लेट है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं। ये लिक्विड है, वाटर को दिखाया है, तो यहाँ पे इतने टाइटली पैक्ड नहीं है, इनके अरेंजमेंट में देखिए स्पेस है इनमें। ठीक है, ये एक बलून है, इसमें गैस फिल है, इसके मॉलिक्यूल्स देखिए कितने दूर है, कितना स्पेस है इसमें। ओके, दैट्स वाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी में इसको अरेंज करना है। तो इजी है ये। इंक्रीजिंग डेंसिटी में सबसे डेंसिटी सबसे कम किसकी है, वो है एयर की। तो यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ, एयर की है। फिर उससे ज़्यादा किसकी है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट, ई सी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। फिर आपका क्या है, हनी, वाटर, जो फिर है कॉटन। ओके, कॉटन। फिर आपका क्या होगा, आपका यस वाटर। अब आएगा आपका इससे थोड़ा डेंस है वाटर। वाटर के बाद आपका क्या आएगा, ये हो गया एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हो गया आपका एयर, हो गया कॉटन, हनी, हनी आएगा आपका इसके बाद, इससे थोड़ा सा और डेंसर। फिर हनी के बाद क्या आएगा, चॉक, एंड सबसे ज़्यादा डेंसर कौन आएगा, आयरन। ओके, ये इस ऑर्डर में हम लगा सकते हैं। फिर दूसरा है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. ओके, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसका क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, चलिए यहाँ पे कोई स्पेस देखते हैं। इसमें थोड़ा
टेबल सा बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, कैरेक्टरिस्टिक आप डाल दो यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे सॉलिड, ये सॉलिड है, ये लिक्विड इसमें आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका गैस। आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक में आपने सबसे पहले अभी क्या पढ़ा था, शेप, यस। तो आप यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक में क्या डाल सकते हो, शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स्ड, ओके। एंड लिक्विड का कोई नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एंड सेम गोज विथ गैस, नो फिक्स शेप, ओके। ये फर्स्ट था आपका शेप। एंड सेकंड देखो आपका और क्या था, एंड वॉल्यूम था, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में लिख सकते हो आप। वॉल्यूम का क्या है, इसका सॉलिड का क्या होता है, फिक्स। एंड लिक्विड का भी फिक्स हमने देखा था, फिक्स होता है, इसका भी फिक्स वॉल्यूम। एंड जो गैस है, नो फिक्स वॉल्यूम। हमने ये सब चीज़ देखी है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, और आप अपने मन से ऐसे ही पॉइंट बना सकते हो। जैसे दो चीज़ मुझे याद आ रही थी। एंड आप और क्या पढ़ा है आपने, यस, कंप्रेस होते थे कि नहीं, कंप्रेसिबिलिटी डाल सकते हो आप। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में आपको क्या है, इसका तो नेग्लिजिबल है, हमने पढ़ा था नेग्लिजिबल होता है इसका। एंड लिक्विड तो कंप्रेसिबल है। एंड जो आपका गैस है ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। ये तीन फिलहाल मुझे याद आ रहे हैं। आपको और भी चैप्टर में आप पढ़ोगे ध्यान से तो और भी बहुत सारे मिलेंगे। जैसे हमने मैंने आपको बताया था स्पेस के बारे में, कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है वो सॉलिड में बहुत कम होता है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। और आप रिजिडिटी या फ्लूइडिटी देख सकते हो। जैसे कि सॉलिड रिजिड होता है, फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड फ्लो कर सकता है लेकिन रिजिड नहीं होता है। और गैस फ्लो भी कर सकता है लेकिन रिजिड नहीं होता है, ओके। ऐसी मैंने तीन लिख दिए हैं, आप अपने मन से और भी जो है कर सकते हो। फिर इसका सेकंड पार्ट में भी कुछ था, वो क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं एक बार। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, ये जो चीज़ें दी हैं, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सब चीज़ों पे क्या करना है, कमेंट करना है, ओके। तो देखते हैं, पार्ट में इसने कमेंट करने के लिए बोला था, क्या था, सॉरी, इस एरिया में रिजिडिटी है, रिजिडिटी, ओके। क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका कोई भी आपका मैटर है, ठीक है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स डाला आपने, ठीक है, फिर भी उसका जो शेप था वो चेंज नहीं हुआ, तो रिजिडिटी वो टेंडेंसी है सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखती है, ओके। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिजिडिटी टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ substance to maintain their shape when subjected to external force। मैंने कहीं कहीं स्पेलिंग को फुल नहीं लिखा है तो उस पर आप ध्यान ना दें। हाँ, तो आप रिजिडिटी के बारे में ये बता सकते हो कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस है या मैटर है, उसका वो टेंडेंसी जिसके थ्रू वो अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखता है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तब, ओके। जब फोर्स अप्लाई होता है तब भी वो अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखता है। जाहिर सी बात है, सॉलिड है, सॉलिड ही रिजिड होता है, तो वो अपना शेप मेंटेन रखता है इसी टेंडेंसी की वजह से। फिर आपका नेक्स्ट क्या था,
एक ही याद है मुझे क्वेश्चन में, और क्या था? कंप्रेसिबिलिटी, फिर है फ्लूइडिटी। ओके, फिर है आपका कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जैसे कोई भी आपका, मैंने बताया है कि कोई भी आपका मटेरियल है उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। तो आप अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो उस मैटर पे, तो ये जो पार्टिकल्स जो दूर दूर होते हैं आपका, जैसे पार्टिकल्स में स्पेस है ये सब, इस पे आप फोर्स अप्लाई करो तो ये पार्टिकल्स जो है क्लोज आ सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो दूर दूर थे जिनमें स्पेस था वो क्या कर सकते हैं, ये जो है क्लोज आ सकते हैं उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। यही प्रॉपर्टी जो है क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो हमने देखा था ना कि गैस और लिक्विड जो है कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। लिक्विड एंड गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। तो हम उसको अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वो ओवरकम किया जा सकता है, वो पास आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए substance whose particles have some space between them, then by using then by using this external force, the space between particles can be reduced. Okay, this property is called compressibility. ओके, अब इसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो गैस एंड लिक्विड होते हैं ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट था क्या, फ्लूइडिटी। ओके, जो ये तो बहुत इजी है, जो आपके कोई भी सब्सटेंस है उसका जो पार्टिकल है अगर उसका एक टेंडेंसी है फ्लो करने का तो उसे क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी। लिक्विड होगा, गैस जो है, लिक्विड एंड गैस जो है फ्लो करते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, सिंपल था, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। आप ये भी लिख सकते हो, लिक्विड एंड गैस फ्लो। फिर क्या था नेक्स्ट, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ओके, ये सब देखते हैं जल्दी से। फिलिंग फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर। गैस जो गैस है किसी भी कंटेनर में आप डालोगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं रैंडमली हर डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो गैस होता है वो कंटेनर को फिल कर देता है। ओके, मेरा मतलब है ये कहने का कि जो गैस है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। हमने पढ़ा भी था कि जो
कंटेनर के अंदर जो गैस होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव किया करते हैं और हिट किया करते हैं उसके वॉल को, ठीक है। तो इसी जो आपका ये जो वाइब्रेट करते हैं रैंडमली हर डायरेक्शन में, इसी वजह से गैस जो है फिल हो जाती है कंटेनर में। ओके, नेक्स्ट क्या था आपका, ये तो आप समझ गए होंगे। फिर क्या था, शेप। शेप में देखिए, जो इस शेप पे कमेंट करना है तो आप ये बता सकते हो कि जो आपका सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा था उसमें क्या था, जो मॉलिक्यूल्स होते थे उनका मैक्सिमम फोर्स होता था आपस में, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो बहुत ही स्ट्रांग था, ठीक है, इसलिए उनका शेप जो था डेफिनेट था। ओके, वही सब कुछ इसमें यही लॉजिक है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तब दे पाओगे जब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि तीनों स्टेट में मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, कौन पास पास है, कौन दूर है, कौन बहुत दूर है, इसी से सारे आंसर निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप शेप के बारे में ये बता सकते हो कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनका बहुत मैक्सिमम होता है, तो उनका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड एंड गैस में ये केस नहीं होता है, ठीक है, तो वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। फिर क्या है, क्या था आपका, फिर आपका था फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, शेप एंड काइनेटिक एनर्जी था, और फिर उसके बाद डेंसिटी था, काइनेटिक एनर्जी। अगेन सेम वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो आपका पार्टिकल है उसमें जो मोशन है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो रैंडमली जो इधर उधर मूव किया करते हैं, मोशन क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा आपका, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा आपका गैस में, ठीक है। फिर आप ऐसे ही सिमिलरली लिक्विड एंड सॉलिड का बता सकते हो। फिर आपका लास्ट वन था आपका डेंसिटी, ये आपका लास्ट था कमेंट करने का। देखिए डेंसिटी में आपको पता है कि जो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये सबसे हाईएस्ट किस में होगा, सॉलिड में। डेंसिटी में हमने देखा था ना, हाईएस्ट हाइयर होता है सॉलिड में, तो ये सॉलिड में क्या होगा, ये आपका हाईएस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, गिव रीजंस। आपको क्या करना है, इसका रीजन देना है। क्वेश्चन क्या पढ़ें, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सेम सेम आंसर इसका भी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गैस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसकी हाई होती है, तो रैंडम मोशन की वजह से वो कंटेनर को कंप्लीटली क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये भी अभी अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस करा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं गैस के अंदर, वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल के कंटेनर पे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो रैंडम मोशन में होते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, वाइब्रेट क्या करते हैं और मूव क्या करते हैं, और जो कंटेनर का जो वॉल है इस पर मूव करके या फिर हिट करके इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये सेम बात मैंने अभी ऊपर आपको बताई है, वही रीज़न है इसका। नेक्स्ट है दिस वन, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, आसान लग रही होंगी आपको अगर आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए तो इसमें यही रीज़न है कि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होते हैं वुडन टेबल के, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, सॉलिड के हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो कि जो वुडन टेबल है आपका, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, ये फ्लो नहीं करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं ये, ठीक है। और इनके जो मॉलिक्यूल्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं है, नो स्पेस इन मॉलिक्यूल्स। हाँ, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें किसकी हैं, सॉलिड की हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका वुडन टेबल है ये एक सॉलिड है। नेक्स्ट है
वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ओके, इसका भी वही आंसर है कि हम अपना जो हाथ है वो एयर में आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड ब्लॉक के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ही स्मॉल है, तो एक्सटर्नल फोर्स उन्हें आसानी से क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। लेकिन वो जो आपका दूसरा दे रखा है इन्होंने, ब्लॉक ऑफ वुड, इसमें ऐसा नहीं है, वो सॉलिड है, टाइटली पैक्ड है उसमें, तो एक्सटर्नल फोर्स उसके पार्टिकल्स को मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इस बहुत ईजी है, सबका रीज़न ऑलमोस्ट सेम है, वही मॉलिक्यूल्स का स्पेस। ओके, फोर्थ है आपका, क्या है आपका, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें होता कैसे है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आइस जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होता है, कम होता है। ऐसा इसलिए है कि जो ये जो आइस है इसका जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मतलब इसमें स्पेस जो होता है, बहुत सारा स्पेस खाली होता है, स्पेस बहुत होता है। आइस का स्ट्रक्चर आप देखोगे, वैसे भी आप ध्यान से देखो तो बहुत ज़्यादा सॉलिड तो है वो, लेकिन ध्यान से आप देखोगे अगर, ऐसे तो नहीं देख पाओगे उसका स्ट्रक्चर, आप कभी भी स्टडी करोगे तो बहुत ही वैकेंट स्पेसेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इसकी डेंसिटी जो है कम होती है। लेकिन वाटर जो है इज मच मोर डेंसर देन आइस, ठीक है, तो इसीलिए ये वाटर क्या करता है, आइस को अपने ऊपर क्या कराता है, फ्लोट करा लेता है, क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आइस ब्लॉक। ओके, यही रीज़न है कि ये जो है आपका इस पर फ्लोट करता है, ठीक है। ये सारे हो गए क्वेश्चन, सारे हो गए हैं। मूव करेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं, हमें ये पता करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि हमें अब तक जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये पता चला है कि जो वाटर है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड मतलब जैसे आइस, ठीक है, लिक्विड जैसे वाटर, एंड गैस मतलब वाटर वेपर। ओके, तो ओके कह रहा है कि क्या होता है जब मैटर के अंदर, क्या होता है जब स्टेट चेंज होता है। ओके, जब स्टेट चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स पे क्या इम्पैक्ट होता है या पार्टिकल्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और ये जो स्टेट चेंज होता है वो किस तरीके से चेंज होता है, हमें इन सब का आंसर पता होना चाहिए। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कह रहा है कि वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट, मतलब हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्या, जाहिर सी बात है ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अब हम ये चेक करने वाले हैं जब स्टेट चेंज होता है मटेरियल का, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है जब स्टेट चेंज होता है, ठीक है। देखिए इसमें एक्टिविटी की है एक, मैंने पहले बताया एक्टिविटी इसलिए करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए कह रहा है 150 ग्राम का आप आइस लो एक बीकर में, ठीक है, और इसमें क्या करो, एक थर्मामीटर डाल दो, ठीक है, सो दैट इट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। कह रहा है ऐसा आपका पोजीशन होना चाहिए थर्मामीटर का कि इसका जो बल्ब है वो आइस से कांटेक्ट बना के रखे। फिगर 1.6 में दिखाया गया, ये देखिए फिगर आप, ठीक है, ये इसका फिगर है। ये लिया इसने बीकर, इसमें इसने क्या डाला है, आइस, एंड यहाँ पे ये आपका थर्मामीटर है, यहाँ पे सस्पेंड करा है, यहाँ पे ये आइस है, यहाँ पे एक ग्लास स्टीरर लगा रखा है, ये बर्नर है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला वाला आप यहीं पे देख लो क्योंकि हम सेकंड पेज पे शिफ्ट होने वाले हैं। जो पहला वाला डायग्राम है वो आइस को वाटर बनाएगा। देखिए बर्नर से यहाँ पे जब इसको ऑन करा तो यहाँ पे आइस है, तो ये इसको, इसकी हीट क्या करेगी, इसको
आइस है तो इसको आप वाटर बनाएगी, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड होने वाला है, ठीक है, स्टेट चेंज होने वाला है इसका। और आपका जो ये वाला डायग्राम है दूसरा वाला, इसमें क्या है, वाटर को वाटर वेपर बनाएगा। पहले स्टेट में क्या हुआ है कि सॉलिड को लिक्विड, इसमें लिक्विड से गैस। ओके, डायग्राम आपने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, जहाँ पे हमने आइस रखा हुआ था उसको क्या करना है, उसके बीकर का जो फ्लेम है उसको ऑन करना है, ठीक है, लो फ्लेम, आपको लो फ्लेम रखना है। ओके, कह रहा है कि जब आपका आइस मेल्ट करने लगे तो क्या टेम्परेचर है उसको नोट कीजिए, ठीक है। और जब पूरा आइस जो है आपका वाटर बन जाए तब क्या टेम्परेचर है वो नोट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब आइस जो है वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। फिर कह रहा है कि एक ग्लास रॉड रखिए बीकर में एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब दूसरे वाले डायग्राम को आप सोचिए, उसमें कह रहा है ग्लास रॉड डालिए, ठीक है, बीकर में, और इसको क्या करना है, स्टिर करना है, ठीक है। एंड तब तक करना है जब तक वाटर जो है बॉयल ना होने लगे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। कह रहा है कि ध्यान से आप थर्मोमीटर को देखिए, उसकी रीडिंग देखिए, जब तक सारा जो आपका मोस्ट ऑफ द वाटर है वो वेपराइज ना हो जाए। अपने ऑब्जर्वेशन को क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए आप इसमें जब ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपको क्या पता चलेगा इससे, ठीक है। तो देखिए हमने जो ऊपर एक्टिविटी करी है, जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, फिर लिक्विड से आपका गैस बन रहा है, वो देखिए स्टेट चेंज कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। देखिए वो हमने जो आइस लिया था, हमने एक आइस लिया था, फिर हम यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं ना। कह रहा है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी सॉलिड का, टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब ये हीट दे रहे हैं ना, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का, वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सॉलिड को हमने यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जो है बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई आपकी तो पार्टिकल्स क्या करने लगे, काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, पार्टिकल्स को ग्रेटर स्पीड से जो है मूव कराता है, वाइब्रेट कराता है, ठीक है। तो ये जो आपका टेम्परेचर बढ़ने से इतना सब कुछ हुआ, ये जो आपने एनर्जी जो दी है, हीट के थ्रू एनर्जी मिल रही है ना इसे, ये एनर्जी क्या करता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको ओवरकम कर जाता है, ठीक है, इनको जो है तोड़ देता है, इसके जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर देता है, आप ऐसा समझो, ठीक है, कि जो हीट दिया है आपने, हीट की जो एनर्जी है वो जो पार्टिकल्स के बीच में आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम कर जाता है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है। अब क्या हो गया, जो पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे बैठे हुए थे सॉलिड में, ये फ्रीली रैंडमली मूव करने लगे, ठीक है, मोर फ्रीली अब मूव करेंगे, ठीक है। अब ये जब मूव करेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा, ठीक है, कि सॉलिड जो है जो आपका मेल्ट कर जाएगा और ये पूरा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हुआ है कि आपने जैसे आइस लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसके जो पार्टिकल्स थे उनका काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हुआ। अब ये जो हीट ने जो एनर्जी दी, उसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उसे क्या किया, इसने ओवरकम कर लिया, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स अपने स्पेस को छोड़ के फ्रीली मूव करने लगे। यही प्रोसेस होता रहा तो एक ऐसा स्टेज आया कि सॉलिड आपका लिक्विड हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, वो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उससे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर मतलब कम से कम किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू हो गया, उसे कहते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। एकदम सही बात लिखी है। ये क्या कह रहा है कि
कोई भी सॉलिड है उसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, ठीक है। तो किस टेम्परेचर, मतलब कुछ कुछ मिनिमम टेम्परेचर, कुछ सॉलिड होंगे जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। कुछ होंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा, वो मेल्ट ही नहीं हो रहे और ज़्यादा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस सॉलिड के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, उन्हें कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी, कम हीट की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जिनका ज़्यादा था उसे ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ी हमें हीट। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से हमें ये भी पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसे। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है। एक्चुअली जो आपका केल्विन है वो क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। तो अगर आप सेंटीग्रेड में देखोगे, सेल्सियस में देखोगे, तो 0 सेल्सियस आपका होता है 273 केल्विन। 0.15 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कन्वीनियंट के लिए अपना 273 केल्विन भी लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो केल्विन है वो आपका टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टार है, यहाँ पे नीचे यही बात बताई गई है कि इसका एसआई यूनिट है 0 सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन होता है, और कन्वीनियंस के लिए इसको 273 केल्विन लेते हैं, ठीक है। अब यही कह रहा है, फिर यहाँ पे ये कहा है कि टेम्परेचर को अगर चेंज करना है केल्विन से सेल्सियस में, तो आप 273 क्या करो, गिवन टेम्परेचर से माइनस कर दो। और अगर उल्टा इसका करना है, सेल्सियस स्केल को केल्विन में करना है, तो आप ऐड कर दो 273 को, ठीक है। अगर आपको केल्विन स्केल को सेल्सियस में करना है, ठीक है, तो आप 273 क्या कर दो, माइनस। लेकिन उल्टे केस में क्या करो, प्लस कर दो 273, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यहाँ फ्यूज़न के बारे में बताया गया है। देखिए आप ये लाइन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। कह रहा है कि मेल्टिंग का प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड में, मतलब बर्फ का पिघल जाना, क्या है, फ्यूज़न। इसे क्या कहते हैं, फ्यूज़न। कोई सॉलिड अगर लिक्विड में मेल्ट होके बदल जाए तो उसे फ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो आपका लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं, सीधा गैस में चेंज हो जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कौन सा सॉलिड है वो और इसे क्या कहते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। कह रहा है कोई भी सॉलिड अगर मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, ठीक है। तो एनर्जी जो हीट से मिली वो कहाँ जा रही है। देखिए जैसे आप सॉलिड में इस आइस का एग्जांपल लो, ठीक है। आप आइस रख दो, ठीक है, मेल्ट होने के लिए, गर्मी है बहुत, उसे आप बाहर रख दो, फिर से बाहर निकाल के रख दो। आप देखोगे जब आपका वो आइस लिक्विड फॉर्म हो गया, पूरा वाटर बन गया, स्टिल उसका जो टेम्परेचर था, मतलब आइस बहुत ठंडा होता है ना, तो जो लिक्विड में बनेगा वो आइस, स्टिल वो लिक्विड बहुत ठंडा होगा, मतलब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो गर्मी थी, ठीक है, उसने जो हीट एनर्जी दी वो कहाँ गई, ठीक है। ओके, हम वो देखने वाले हैं। यहाँ पे वही बात लिखी है कि पूरी आइस मेल्ट हो गई, फिर भी आपका जो लिक्विड जो बना उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने एक्सटर्नल हीट दी है उसने क्या करा है, वो जो आपने एक बीकर के नीचे यहाँ पे हीट हीट एनर्जी दिया था, इसमें क्या था, सॉलिड था। ये हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी ने क्या किया है कि इसके स्टेट को चेंज किया है बस।
इसने सॉलिड से लिक्विड बनाने में ही ये एनर्जी खर्च हुई है। ओके, ये जो कह रहा है कि जो आपकी हीट एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो एनर्जी आपकी गई है स्टेट को चेंज करने में। अब आपको स्टेट चेंज कराना था, सॉलिड से लिक्विड बनाना था, तो वो उसमें भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी आपकी सॉलिड से लिक्विड बनाने में खर्च हुई है। ठीक है, समझ में आ गया बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे एक लेटेंट हीट के बारे में बताया गया है, वो आप देख लीजिए। हाँ, कह रहा है जैसे ये जो हीट एनर्जी है ये आइस ने अब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये एनर्जी जो थी वो कोई हिडन एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए ये हिडन एनर्जी है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट कहते हैं। वो जो हीट है उसको ऐसा माना गया कि वो आइस में ऑब्जॉर्ब हो गई है लेकिन टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ा है, तो ये एक हिडन एनर्जी, हिडन हीट है। ओके, हिडन एनर्जी है, इसे हम इसलिए क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। ओके, कह रहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. ओके, कह रहा है कि आपको 1 kg सॉलिड है कोई, इसको अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जितना आपको हीट एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो particles in water at 0 centigrade have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Okay, कह रहा है इसीलिए जो वाटर में जो पार्टिकल्स है 0 सेंटीग्रेड पे, उनका एनर्जी जो है, जो पार्टिकल हैं आइस में सेम टेम्परेचर पे, उससे ज़्यादा होगी। देखिए, हमने एक तो सबसे पहले सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा था, फिर लिक्विड को गैस में, यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि जब हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इसके पार्टिकल फिर फास्टर मूव करने लगते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है कि इतनी एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स के अंदर कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक कर देते हैं ये, और फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में था, उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उसी टेम्परेचर पे क्या करता है, लिक्विड जो है गैस में चेंज होने लगता है, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। ओके, जिस एनर्जी पे जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर देते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं, वो ये चीज़ जिस टेम्परेचर पे होती है उसी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है गैस में चेंज होने लगता है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है बॉयल करने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, कह रहा है बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। कह रहा है कि मतलब जो आपका बॉइलिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वेपर स्टेट में चेंज होने लगते हैं। ओके, वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना है बॉइलिंग, वो है वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू होता है। ओके, एंड केल्विन में 373, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हम, सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कह रहा है जैसे हमने अर्लियर फ्यूजन के लिए डिफाइन किया था, क्या आप उसको वेपराइजेशन के लिए डिफाइन कर सकते हो। डू इट इन द सेम वे एज वी हैड डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको ही खुद करना है। ठीक है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, कह रहा है कि जो स्टीम में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 373 केल्विन पे उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है
वाटर के सेम टेम्परेचर पे अगर हम वाटर को देखें तो, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टीम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको अगर चेंज होना है आपस में, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? उनका टेम्परेचर चेंज कर दें तो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, सॉलिड है, इसको हीट करो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड स्टेट को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, गैस को आप कूल करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को आप कूल करोगे तो सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। कह रहा है कि हमने अभी तक ये देखा कि हमारे अराउंड जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो अपना स्टेट सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस पे चेंज करते हैं अगर हम उनमें हीट अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था। अब चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसको भी प्रूव करने के लिए भी एक एक्टिविटी की गई है। यहाँ पे कह रहा है कि आप कुछ कैम्फर ले लो या फिर अमोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है। इसको क्रश करो और एक चाइना डिश में इसको रख दो, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है, ये फनल लिया हुआ है इन्वर्टेड, इसको उल्टा करके इस चाइना डिश पे रख दो, ठीक है। और इसका जो इन्वर्टेड पार्ट है यहाँ पे, इस पे एक कॉटन प्लग रख दो, इसको बंद कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको हीट देना है और फिर देखना, रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। जब यहाँ पे आप हीट दोगे, इस मान लीजिए कैम्फर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। आप चेक करना, देखना, ये सीधा गैस बन जाएगा, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप कैम्फर के साथ करोगे या अमोनियम क्लोराइड के साथ करोगे, ठीक है। ये जो आपका सॉलिड से सीधा जो आपका गैस बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन, ओके। और एक प्रोसेस होता है गैस से, हाँ, तो सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर, ओके। एक है गैस से सॉलिड बनता है, उसे कहते हैं आपका डिपोजिशन। इसका एग्जांपल है आपका फ्रॉस्ट, ओके। अब देखिए, यहाँ पे वही बताया गया है कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जो मैंने आपको बताया। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसका एग्जाम्पल, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर। एंड डिपोजिशन का क्या है? फ्रॉस्ट। चलिए ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें कह रहा है कि हमने पहले ही पढ़ लिया इस चीज़ को कि जो अलग तरह तरह के स्टेट हैं मैटर के, वो इसलिए हैं क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं दूर हैं, कहीं पास हैं, कहीं बहुत पास हैं। इस वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनके स्टेट अलग होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि क्या होगा अगर हम आपका जो मैटर है, ये कोई मैटर है मान लीजिए आपका, इसके अंदर जो पार्टिकल है इसको अगर हम कंप्रेस करना शुरू कर दें, तो अगर हम इसे कंप्रेस करें, बहुत ही प्रेशर अप्लाई करें, तो क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनटू अ सिलेंडर। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है आपका, ये मॉलिक्यूल्स हैं उसके। कह रहा है कि अगर आपने इसको कंप्रेस करा, ठीक है, पिस्टन से, तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ उसमें शेप या साइज में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या जो मैटर का स्टेट है उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं, ओके। देखिए कह रहा है कि अगर हम प्रेशर को अप्लाई करें एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करें तो गैस क्या हो सकती है? लिक्विड बन सकती है, लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब हाँ, प्रेशर का इम्पैक्ट है, ठीक है, प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल्स पे, पार्टिकल्स पे, ठीक है। क्या इम्पैक्ट है? देखिए
कह रहा है हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? ये हाई प्रेशर, ये जो है हाई प्रेशर के अंडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो सॉलिड CO2 होता है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जो है कन्वर्ट हो सकता है अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें 1 एटमॉस्फेयर के नीचे, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के नीचे ले जाएं तो ये जो सॉलिड CO2 है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये प्रेशर की वजह से तो हुआ, हमने क्या किया, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के नीचे ले गए उसको, ठीक है, 1 ATM के नीचे डिक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ, आपका जो सॉलिड CO2 था ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में नहीं आया, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही रीजन है कि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा गैस, ये तो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, तब ये सॉलिड CO2 बनता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सॉलिड CO2 अलग है और जो गैसियस फॉर्म में होता है वो अलग है। अंडर हाई प्रेशर जब आप स्टोर करोगे तब वो सॉलिड CO2 कहलाएगा, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, 1 ATM के नीचे प्रेशर ले जाएंगे तो वो सॉलिड CO2 सीधा गैसियस स्टेट में आ जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, सीधा गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ड्राई आइस का यूज़ वहाँ भी, जैसे कि आप कभी इमरजेंसी है तो आप फूड को जो है प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ड्राई आइस का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कंक्लूड किया है कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ही डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। यहाँ पे इसने एक डायग्राम से बताया हुआ है, यहाँ इसने एक डायग्राम से बताया हुआ है। देखिए, सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूजन, लिक्विड से गैस मतलब वेपोराइजेशन, गैस से सॉलिड मतलब डिपोजिशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। ओके, ये क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है हमारा, एक फिर लास्ट बचेगा इवापोरेशन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे आपको 300 केल्विन दे रखा है एंड 573 केल्विन दे रखा है। देखिए, हमें पता है कि केल्विन को अगर हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो हमें जो है 300 केल्विन दिया हुआ है, इसको हमें किस में चेंज करना है, आपका सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड रखेंगे एंड प्लस 273। ओके, अब आप देखो इसको, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, ये 300 माइनस 273, तो ये आपका आ जाएगा 27 डिग्री। सिमिलरली हम इस वाले को भी कर लेंगे एकदम इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए, थर्ड है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जैसे हमने पढ़ा था ना कि आइस जब आइस जब मेल्ट होकर वाटर बन रहा था, लिक्विड हो रहा था, तो वो वाटर अभी भी ठंडा था, मतलब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं था। तो कह रहा है कि क्यों है ऐसा, ठीक है, कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है जब जो है मैटर का स्टेट चेंज होता है, तो ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो लैटेंट हीट है जो सप्लाई कर रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो पूरी कहाँ यूज़ हो रही है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो कहाँ गई, उसने स्टेट को चेंज किया है, स्टेट चेंज में यूज़ हुई है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि एक मेथड सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने का एक मेथड पूछ रहा है, ठीक है। आपको गैस को लिक्विड बनाना है,
तो किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो गैस के जो पार्टिकल हैं इनको आपको क्लोज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एटमॉस्फेरिक गैस को आप लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, या तो प्रेशर को इंक्रीज कर दो, प्रेशर है तो इंक्रीज कर दो, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है दो तरीके से आपके जो है लिक्विड बनाए जा सकते हैं, या तो आप प्रेशर को इंक्रीज करो या फिर उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करो, इसी तरीके से आप उनको लिक्विड बना सकते हो, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि ये भी वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है। एंड इसके बाद जो हमारा एक पार्ट 3 आएगा, क्योंकि मैं इसी में फिनिश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ही लंबा है, तो उसको हम इस चैप्टर को वहीं पे फिनिश करेंगे। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए आपको जो भी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।